बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। मुल्क के सियासी मामलात के समत के अंदर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पे एक तरफ सियासी मामलात हैं, वहीं पे आइनी मामलात भी जारी हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अज़ख़ुद नोटिस केस के हवाले से आज भी समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट के अज़ख़ुद के इख्तियारात के हवाले से पार्लियामेंट ने भी फैसला किया है और पार्लियामेंट का कहना यह है कि सो मोटो का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस को नहीं होगा, बल्कि टॉप 3 सीनियर जो जजेस होंगे वो सो मोटो लेने के मजाज होंगे। अलबत्ता इसको 30 रोज़ के अंदर जो है वो चैलेंज भी किया जा सकता है। ये किस हद तक ज़रूरी था और इसकी टाइमिंग जो है उसके हवाले से भी हम बातचीत करेंगे। इस पर आने वाले एक्शन और रिएक्शन जो है उसके हवाले से भी बातचीत करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है सारे को लेके और मुमकिन तौर पर जो इलेक्शन होंगे उस हवाले से क्या असरात मुरतब होंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं आफ्ताब बाजवा साहब, एक्सपर्ट हैं लॉ। अजीम चौधरी साहब एनालिस्ट हैं, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा बाजवा साहब। सर ये फरमाइएगा सबसे पहले ये कि कौमी असम्बली में जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 को जो मंजूर किया गया है, इस बिल पे आपकी क्या ओपिनियन है रिगार्डलेस ऑफ कि ये किस वक्त पर आया है? बिल्कुल जो है एक तरफा सा एक बिल है जिसपे मैं समझता हूँ कि इन्होंने बहुत बड़ी ज्यादती की है बिल बनाकर। इस पे कभी अमल दरामद नहीं होगा। आने वाली हुकूमत इसे खत्म कर देगी, क्योंकि देखें आपका एक आर्मी चीफ एक है, आपका जो है अब एक ही चीफ जस्टिस है। अब आपने 3 जज सीनियर बिठा के 3 चीफ जस्टिस बिठा दिए। ये ऐसे मुमकिन नहीं होता कि 3 जज फैसला करेंगे जी कौन सा केस पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, इस पे हमें एक्शन लेना है या नहीं लेना। ये मैं कहता हूँ ये एक बहुत बड़े इख्तियारात का चीफ जस्टिस के इख्तियारात पे जो है इन्होंने उनको कम करने की कोशिश की है, जो ऐसे होता नहीं। दूसरा बात ये कि यही 3 जज आगे बेंच बनाएंगे। देखिए कभी भी एक कप्तान होता है टीम का, बाकी टीम होती है। इसी तरह जो है रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक चीफ जस्टिस जो है वो टीम का कप्तान होता है। चीफ जस्टिस ने ही जो सारे रूल्स रेगुलेशन के तहत बेंचेस की तश्कील देनी होती है। फिर किस बात पे नोटिस लेना है या नहीं लेना है ये भी उसका अख्तियार होता है। तो इसमें मैं कहता हूँ इनको पता नहीं, ये वही लोग हैं जिन्होंने, आपको याद होगा कासिम सूरी केस में जब रात को अदालत लगी थी, सो मोटो केस में ही लगी थी, वहां को पिटीशन नहीं गई थी। उस वक्त भी यही जजेस से यही वकील थे दोनों तरफ से। आज सिर्फ फर्क इतना है कि राइट से लेफ्ट हो गए हैं वकील लेफ्ट वाले राइट हो गए हैं। अदालत वही है, कमरा वही है, जजेस वही हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा है, बहुत सारे जो माहिर कानून है उन्होंने कहा कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है अदालतों को और रिफॉर्म्स की जानिब अगर एक कदम लिया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है तो इसमें कोई गलती नहीं है। हाँ अलबत्ता उसके टाइमिंग को ज़रूर डिस्कस किया जा सकता है, इस वक्त तो किया जा रहा है। नहीं, रिफॉर्म्स हमेशा होते रहते हैं, लेकिन इसमें ये तवसत देने की कोशिश की जा रही है सुप्रीम कोर्ट को प्रेशर में लाने की कि जी हम पार्लियामेंट के जरिए जो चाहें वो हम कर लेंगे। ये नामुमकिन है। आज आपने देखा होगा कि एक ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन हुआ है लाहौर के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर। और बहुत बड़ा कन्वेंशन था, पूरे मुल्क से नुमाइंदगान जो है लॉयर्स के आए हैं और उन्होंने कहा रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर किसी ने कोई अमेंडमेंट की या उससे ज्यादती की या उस पर अमल दरामद ना होने दिया तो हम वकला जिस तरह रूल ऑफ लॉ के लिए 2007 में निकले थे, हम एक जर्नैल के साथ टकरा गए थे। ये भी बात ध्यान में रखना चाहिए। ये लोग कुछ भी नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन हो या हुकूमत हो, इनकी कोई औकात नहीं है वकला के सामने। ये आज चंद रुपयों के खातर जो है ये चंद सिक्कों की खातर अपने माल बचाओ, आल बचाओ, खाल बचाओ की खातर सब कुछ कर रहे हैं। ये किस हद तक आप मेरे साथ रहे, मैंने इस हवाले से आपसे मजीद बात भी करनी है। अजीम चौधरी साहब की जानिब बढ़ते हैं। चौधरी साहब ये फरमाएं, पार्लियामेंट ने तो जो प्रोसीजर से गुजरना था, गुजरने के बाद उन्होंने जो करना था वो कर लिया और बड़ा स्विफ्ट हुआ, बहुत ही स्विफ्ट हुआ ये सारा काम। क्या एनालिसिस है सर आपका इस सारे के ऊपर, कितना फ़ायदेमंद है पाकिस्तान के लिए? बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान की तारीख में 1 घंटे के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुकी, एक दिन में 47 कानून पास कर दिए गए। इस कानून को पास करने के लिए कल भी 8 घंटे की गुफ्तगू, 9 घंटे की गुफ्तगू हुई और आज भी सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक इस पर गुफ्तगू होती रही। तो ये सूरत में तो नहीं हुआ, ये तो अपने वक्त के मुताबिक हुआ। और अगर पार्लियामानी जमहूरियत को पढ़ा जाए, देखा जाए
तो कानून साजी के लिए तकरीबन किसी एक कानून के लिए इतना की वक्त दिया जाता है जिस पे पूरा हाउस का कंसेंसस हो, और जिन लोगों को इत्तेफाक ना हो वो भी ये कह रहे हो कि ये वक्त की जरूरत है और ये ऐसे ही होना चाहिए। सबसे आखिर में जो रुकन कौमी असेंबली जिन्होंने हलफ उठाया, मोहसिन लगानी साहब, उनकी तकरीर आप निकलवा लें और देख लें। बाकी जो लोग हैं जिन पर पीटीआई ये समझती है कि वो उनके साथ लॉयल है, हुकूमत के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं, उनकी तकरीरें निकलवा के देख लें, वो यही कह रहे हैं कि ये होना चाहिए। ठीक है। अब जो कुछ बाजवा साहब ने इरशाद फरमाया, मैं जरा उसका जवाब दे। अब मुझे बहुत अच्छा लगेगा बाजवा साहब के साथ गुफ्तगू में जाना। जी जी। ये सुओ मोटो 1973 के दस्तूर में तो कहीं नहीं दी गई थी, ये तो मार्शल के तहत ज़ियाउल हक साहब ने दी थी, और जिस आमरीत के तहत, जिस मकसद के लिए, जिस मुकदमे की खातिर या जिन मुकदमात के तहत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मजबूर करके काम करवाया जाता था, ये उनके लिए थी। और पाकिस्तान की अदालतें अपनी वसत जो है उसको बढ़ाना चाहती हैं, अपनी हदूद को बढ़ाना चाहती हैं, और पाकिस्तान की इंतज़ामिया अपने मामलात को लेकर आगे चलना चाहती है, लेकिन पाकिस्तान की मुकन्नना मफलूज नहीं है। ये कानून बनाने वाली है, ये कानून अमेंड करने वाली है, ये कानून की तनसीख करने वाली है, ये आइन बनाने वाली है, ये आइन में तरमीम करने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स पाकिस्तान के कानून के तहत बने हुए हैं, और पाकिस्तान के तमाम कानून 1973 के दस्तूर के ताबे बनते हैं। 10 अप्रैल को 50 साल हो जाएंगे पाकिस्तान के दस्तूर को नाफिजुल अमल हुए हुए। इन 50 सालों में अरसा वो निकाल दीजिए कि जब मार्शल रहा, और वो अरसा निकाल दीजिए जब पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन ने ये फैसला किया कि हम एक दूसरे की टांग नहीं खींचेंगे। 10 साल वो और 22-23 साल वो, तो तकरीबन ये 32-33 साल बनते हैं, बाकी रह गए 18 साल खिंचाव था, और ये मुद्दत किसी को शख्स को पास नहीं थी, मुख्तलिफ हिस्सों में बटी हुई थी। 18वीं तरमीम के तहत जिस वक्त जजों की अपॉइंटमेंट का मामला पार्लियामेंट ने अपने हाथ में ले लिया, तो जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब माया नाज पाकिस्तान के जज हैं, दुनिया की तारीख में सफ़े अव्वल के जज थे। जी जी। अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे ताकि वो अपने अंजाम को खुद अपनी आंखों से देखें, और उनकी ईमानदार औलाद उनके लिए जो कुछ करे वो हम सब देखें। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के जरिए हुकूमत को ये पैगाम भेजा कि अगर आपने जजों की अपॉइंटमेंट का मामला अपने पास लिया तो मैं ये स्ट्राइक डाउन कर दूंगा 18वीं तरमीम। यानी सूबों को जो हकूक मिल रहे थे, जो सूबाई खुद मुख्तारी मिल रही थी, जिस छोटे सूबे से वो खुद आए थे और उस वजह से चीफ जस्टिस बने थे, वो उन हकूक को खत्म करने की धमकी दे रहे थे, जिसके नतीजे में ब्लैक मेलिंग के नतीजे में 19वीं तरमीम की गई, और जजों के इख्तियार का ये तरीकाकार, उनकी तैनाती का ये तरीकाकार जो अब है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया। और ये मैं समझता हूँ गलत है। एक दफा फिर चाहिए कि जजों की तैनाती का मामला जो है वो पार्लियामेंट में डिस्कस हो, और पार्लियामेंट की भी तकारीर वेरी प्रिसाइजली जिस तरह बाजवा साहब ने फरमाया, ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है, और बहुत सारे लोग इस हवाले से बात कर रहे हैं कि एक चीफ होता है, वो किसी सर्विस का हो, फोर्स का हो, पुलिस का हो, फौज का हो, किसी भी चीज का हो, वो एक चीफ होता है। क्या कहेंगे आप इसमें, क्योंकि दुनिया के अंदर ये निजाम राइज है लार्जली। आई गॉट इट। मैं बता दूं, पाकिस्तान की कौमी असेंबली 342 अफराद पर मुश्तमिल है। वो एक कायदे ऐवान को मुंतखब करती है। पाकिस्तान की अदालत ये कहती है कि तुम्हें फैसला करने का इख्तियार नहीं है, जाओ जाके काबीना से मंजूरी लेकर आओ। फैसला तो गैर अनसीन तरीके से प्राइम मिनिस्टर का होता है, और काबीना उसकी मंजूरी दे देती है। क्या चीफ जस्टिस जो है वो जिस जमहूरियत का दर्ज देते हैं और जिसका हलफ उठाते हैं, जिस आइन का हलफ उठाते हैं, जिसकी पासदारी का हलफ उठाते हैं, उनको अपने 12-14 साथियों के साथ मशवरा करने में क्या कबाहत है? हाँ, लेकिन वीटो तो रहनी चाहिए चीफ जस्टिस के पास, के नहीं रहनी चाहिए सर? माशाल्लाह के तहत बना और आमराना इख्तियारात मौजूद है। यानी आप कह रहे हैं वीटो की पावर नहीं होनी चाहिए चीफ जस्टिस के पास, आप बेसिकली ये कह रहे हैं वीटो पावर नहीं होनी चाहिए।
अच्छा चले, ठीक ठीक है, मेरे साथ हैं। हमारे साथ ज़ाहिर है बाजवा साहब हैं, लकीली एक्सपर्ट हैं लॉ के। बाजवा साहब ये फरमाएं थोड़ा सा, अगर आप हवाला दे सकें किसी इंटरनेशनल जो जुडिशल सिस्टम चलता है उसमें क्या तमाम तर ताकतें चीफ जस्टिस के पास ही होती हैं, और सो मोटो के हवाले से जिस तरह फरमा रहे हैं चौधरी साहब के जी 73 के अंदर जो है वो ज़ाहिर है उसके आइन के मुताबिक हम चलते हैं, और फिर जनरल ज़िया ने जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती से उसको इंट्रोड्यूस कराया। क्या कहेंगे इन दोनों चीज़ों के हवाले से आप? सर गुजारिश करूं, 1980 में रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं सुप्रीम कोर्ट के बने हैं। हर अदारा एक रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत चलता है। अब ये कहना कि जब जज ने भी बाकी जजों से मशवरा करके कोई फैसला करना है, मैं इसे इत्तेफाक नहीं करता। हर जज का एक अपना व्यू होता है, उसने कानून को देख के कानून के मुताबिक फैसला करना है। अब रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटिव सीट है चीफ जस्टिस की, उसने एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे जाके उसने कुछ फैसले करने हैं। अब क्योंकि जो मौजूदा हमारी जो पार्लियामेंटेरियन हैं, जो अपने आप को बहुत बड़े पाकिस्तान के सुपरहिट प्लेयर कहते हैं अपने आप को, आधे तो मुल्ज़म है, उसमें से मुजरम है, वो तो बहुत सारे मुकदमात में मुलव्वस हैं। उनकी पास करदा जो करारदादे हैं वो किस तरह हम मान लें? एक समय हम आंखें बंद करके उनको माने? मुल्ज़िम है ना सर, इल्जाम है ना उनके ऊपर, अभी साबित तो नहीं किया अदालतों ने ज्यादातर। नहीं, अदालत पर साबित करे ना करे, हम हमारे सामने जब अपना ही कानून मुल्ज़म अपने लिए बना के तो निकलता जाए और कहें कि 50 करोड़ तक कोई जनाब इसमें करप्शन नहीं है। जिस तरह देखें, मैं भी अदालत में मौजूद था, वजीर कानून भी मौजूद था, अटॉर्नी जनरल भी मौजूद था जब ये हेयरिंग पीछे हो रही थी। कह रहे थे 7 जजों का फैसला है, वो जज 5 बैठे हैं, दक्षत 5 जज कर रहे हैं। पता नहीं हमारा वजीर कानून अंधा है, काना है, बोड़ा है, क्या है, उसको क्या मसला है कि उसको नजर नहीं आ रहे थे कि जज कितने बैठे हुए हैं? अटॉर्नी जनरल को नजर नहीं आ रहे थे जज कितने बैठे हैं और कह रहे हैं कि 7 जजों का फैसला है। यार कौम को इतना भी मजाक ना बनाओ, अच्छा ये आके खोल के रखो, मुझे ये बताएं, हो क्या रहा है? ये बताएं बाजवा साहब कि अब जिस तरह ये नया, मैं लीगल पॉइंट समझना चाह रहा हूँ क्योंकि लोग इस पर सवाल रेज करते हैं, ये जो कुछ भी हुआ है अभी पार्लियामेंट में, इसका असर ऑलरेडी टेकन नोटिस के ऊपर कितना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं, मौजूदा जो कार्रवाई हो रही है उस पर कोई उसका असर नहीं पड़ेगा। ये वे तो पीटीआई की जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर बेंच बना हुआ है, नया बेंच बना है, उस पर कार्रवाई हो रही है, इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये असल में चाहते थे इस जो कानून साजी के तहत जो नवाज शरीफ जाब्ता है, पिछली अदालत ने क्योंकि जो सो मोटो लेके जो किया था, ये भी मैं आपको बताता चलूं, उस वक्त कंसेंसस के साथ पूरी पार्टियों से अदालत ने पूछा था कि अगर आप चाहते हैं तो ये कार्रवाई चलाते हैं। उस वक्त कंसेंट दी थी नून लीग ने, आप कार्रवाई करें, फिर वो कार्रवाई हुई थी। अब उसको भी आप कहें, उस सो मोटो में भी अगर किसी कंसेंट शामिल थी तो अब आके ये कहेंगे नहीं जी अब ये कानून जो है इसको फिर इसकी अपील भी हो सकती है, हम अपील भी करेंगे, ये नामुमकिन है। अच्छा, अब ये एक और नुकता बताएं, ठीक है, अब ये 30 अप्रैल वाली तारीख तो हमारे सामने आगे केस चल रहा है, ज़ाहिर इसके हवाले से कुछ ना कुछ डिसाइड हो जाएगा, लेकिन अभी तक का जो फैसला आया, हम अदालतों की बात कर रहे हैं ना, जज साहिबान के, ऑनरेबल कोर्ट्स के इज़्ज़त की, वकार की, उनके फैसलों की, उस पर अमल की बात कर रहे हैं। ये फरमाएं कि अगर 30 तारीख को इलेक्शन नहीं होते, छोड़ दें भी क्या डिसीजन आना है, ऑलरेडी जो आ चुका है, देन वेयर वुड द जुडिशरी वुड स्टैंड, जजेस वुड स्टैंड? उन्होंने कहा अमल करें, इंतजामिया कहती है अमल ही नहीं कर सकते, फिर अब क्या करना है? रिफॉर्म्स तो ज़रूरी हो गए। एक बात ध्यान में रखिए मेरे भाई, रूल ऑफ लॉ के लिए वकला जो हैं एक डिक्टेटर से टकरा गए थे और उसको मजबूर कर दिया था, और उसकी वजह से हम वकला की तहरीक की वजह से ये सियासतदान आके तहरीक शुरू करनी पड़ी ना, तहरीक तो शुरू करनी पड़ी, ऑटोमेटिकली क्यों नहीं होती चीजें? असल तो चीज ये है। मैं गुजारिश करता हूँ, आज जो कन्वेंशन हुआ है हमारे वकला लॉयर्स का, आज हमने फैसला कर लिया है, हम अदालत के साथ खड़े हैं, जो अदालत फैसला करेगी। आपको निकलना पड़ रहा है ना, निकलना पड़ा है वकला को, तहरीकें चलानी पड़ती हैं ताकि अपनी जो है वो मर्जी से या अपनी जो है जो भी आप कह रहे हैं नैरेटिव उसको साबित किया जा सके। बात तो यह है कि ऑटोमेटिकली जो है सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि इन चीज़ों की ज़रूरत ही ना पेश आए। तो उसमें हमारे यहाँ जो जुडिशरी का ओवरऑल स्टैचर है, पोजीशन है, वो कहाँ पे खड़ी, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं सर आपको गुजारिश करता चलूँ कि जुडिशरी जो है वो इंशाल्लाह इंसाफ करेगी और इंसाफ कर रही है, और इंशाल्लाह जो बेंच है कल नहीं तो परसों इसका फैसला आ जाना है, ठीक है, और इस पे अमल दरामद होते भी देखना। मेरी राय में एक तीसरी कुव्वत ने जान छुड़वाई है इलेक्शन कमीशन और मौजूदा जो वफाकी हुकूमत है उससे, क्योंकि उसने एक ही स्ट्रोक में 2 टीमों को फारग करने का फैसला किया हुआ है।
क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये बात जब जवाब नहीं मिल रहा, आज जो उन्होंने जवाब दिया है वो देखे तो आप हैरान और परेशान होने कहेंगे जी मुल्क तो दिवालिया हो चुका है, मुल्क का तो तमाम हिस्सा कंट्रोल कर चुके हैं जनाब, दहशतगर्द आ चुके हैं यहाँ पे इतनी दहशतगर्दी आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। वो रिपोर्ट तो पढ़े जो आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है, मैंने उसका शर्म आती है रिपोर्ट देखकर। वो ये देखें, ये जब आपकी तीसरी कुव्वत चाहती है किसी न किसी बहाने से हम ये कहने वाले बने अस्सलाम वालेकुम मेरे हमवतनों। अच्छा, आप मेरे साथ रहे, इसके ऊपर ऑप्टिक्स इसके डायनामिक्स से बात करते हैं। ज़ाहिर है ये आपका ओपिनियन है, इसमें कितनी हकीकत है वो हमें पता चल जाएगी। चौधरी साहब ये फरमाएं कि इलेक्शन होना एक आइनी ज़ाहिर बाइंडिंग है, अदालत का हुक्म है, असम्बलियाँ 2 प्रोविंशियल डिज़ोल्व हो चुकी हैं, इंटरिम सेटअप ज़ाहिर 3 महीने से ज़्यादा 90 रोज़ से ज़्यादा चल नहीं सकता। क्या प्लान है, क्या हो रहा है, आपको क्या लग रहा है, ये क्या कर रहे हैं? देखिए, अगर हम पढ़ी लिखी गुफ्तगू करें तो अदालतों के फैसले ज़बानी नहीं होते, तहरीरी होते हैं, दस्तखत शुदा होते हैं। मुझे कोई शख्स ये दिखा दे, कोई वकील ये दिखा दे, कोई मुझे वकीलों का वकील ये दिखा दे कि कोई तहरीरी फैसला दस्तखतों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया, कोई फैसला जारी नहीं हुआ वो। दूसरी बात ये कि पनामा का फैसला कितने जजों ने किया था, और जब आखिर में फैसला अनाउंस हुआ था तो फिर 2 और जजों को क्यों बिठाया गया था, और किस कानून के तहत बेंच जो है वो तश्कील पाने के बाद तब्दील हो गया। बज़ाहिर यूं महसूस होता है कि वकला हजरात अपनी पसंद नापसंद, वो भी पर्टिकुलरली कुछ पर्सनैलिटीज के साथ उनके क्लैश की वजह से, जिन्हें वो कुंवारी की औलाद कहने तक चले जाते हैं, उसकी बुनियाद पर अपना कद बड़ा करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान का आइन सबसे बालातर है, उससे चीजें वाजे की हुई हैं, उसी के तहत कार्रवाई होगी, और मैं भी देखूंगा कि चीजें जो हैं वो कहाँ जाके खड़ी होंगी। आप भी देखिएगा, भाजपा साहब भी देख लेंगे। ये फरमाइना सर, इलेक्शन का क्या कहते हैं? 90 रोज वाला तो आइन में लिखा हुआ है। इलेक्शन जो है वो 90 रोज का भी लिखा हुआ है, और ये भी लिखा हुआ है कि 254 भी एक शिक मौजूद है। और आज तक पाकिस्तान में कौन सा इलेक्शन वक्त पर हुआ, और अगर पाकिस्तान के पास पैसे ना आए, IMF ने पैसे ना दिए, जो हम कर्ज लेना चाहते हैं वो ना मिले, और हम तकरीबन डिफॉल्ट की तरफ चले गए। या हुकूमत का फेलियर समझते हैं आपके? IMF से पैसे नहीं ले सके, बावजूद इन्होंने बहुत सारे वादे किए। मैं तो हुकूमत को ये कहता हूँ कि जो 2019 पे इमरान खान साहब ने एग्रीमेंट साइन किया था IMF के साथ, उसको पब्लिक कर दे, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि कौन सी हुकूमत क्या कर रही है। लेकिन जब ये इवेंचुअली सर पावर में आए थे, चौधरी साहब, जब ये पावर में आए थे तो जाहिर है इनको पता तो था ये क्या करने जा रहे हैं, किस इनका चैलेंजेस से सामना है। इंतखाब करवाना चाहते थे, ये तो 25 मई को असेंबलियां डिसॉल्व करना चाहते थे। इमरान खान साहब अगर शहर पे चढ़ाई ना करते, अच्छा, और लाल जो है रेड जोन में जाने की तकल्लुफ न फरमाते, और ये उनको मना किया गया था, उनसे कहा गया था सुबह ही, उसी 25 की सुबह को असद उमर, परवेज खट्टक और शाह महमूद कुरैशी ने जाके मुज़ाकरात किए थे, जिसमें ये तस्लीम किया था कि जी ठीक है, असेंबली डिसॉल्व कर दी जाए और इंतखाब 90 दिन में करवा दिया जाए। तो इमरान खान साहब नहीं माने हुए। ये पता नहीं जाने हुकूमत जो है कहाँ सोई पड़ी हुई है कि वो उन चीजों को लेकर सामने नहीं आती। वो शर्म या लिहाज रख ले, मजबूर हो जाएंगे वो कि वो चीजों को खोलकर बयान करे, तो फिर इमरान खान साहब के लिए दिक्कत हो जाएगी। आप फौज को गद्दार कहें, फौज को आप मीर जाफर, मीर सादक कहें, आप नए आने वाले चीफ को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश करें, आप पाकिस्तान के हर पॉलिटिशियन को गाली निकाले, आप पार्लियामेंट से इस्तीफा दे दें, फिर आप वापस आने की कोशिश करें, फिर अब आपने लोग भेज भी दिए हैं। 4 लोग तो वो हैं जो इस्तीफा देने ना देने के बाद कौमी असेंबली में जाके बैठे। आप कहाँ खड़े हैं? आप सूबाई असेंबली तोड़ देते हैं, सेनेट में जाके आप बैठते हैं, क्या करना चाहते हैं? ठीक है, कहीं इनके पास कोई सियासी बसीरत है? कोई फैसला ऐसा करें जो कौमी मफाद में हो। मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं बस, उससे आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं होता। आप मेरे साथ रहें। बाजवा साहब ये फरमाएं, मुझे फिक्र पूरा करें। जी ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। रियासत को चलाने के लिए मुकन्नना भी चाहिए, इंतजामिया भी चाहिए, और अदलिया भी चाहिए। ऑलराइट, आपका पॉइंट आ गया।
बाजवा साहब ये फरमाइए कि अब जाहिर है पार्लियामेंट ने इसको पास किया, समरी इसकी जो है वो सदर तक जाएगी, सदर साहब ने इसको जाहिर है अप्रूव करना है, सेनेट में जाएगी, सदर साहब के पास इवेंचुअली जाएगी बाय द एंड। क्या लग रहा है आपको एट सम सर्टेन स्टेज, स्पेशली सदर साहब की स्टेज आने तक या उन तक पहुंचने तक, आपको लगता है कि मामला यूं ही रहेंगे या सदर जो है वो इसको एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे और एक मजीद आईनी बहरान पैदा हो सकता है या नहीं, ऐसा नहीं है? मैं जो समझ रहा हूँ, जो नजर आ रहा है, जो आज की भी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है, ये इलेक्शन करवाएंगे। और अच्छा, नजर ये आ रहा है अगर जैसे यूसुफ रजा गिलानी ने सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी थी तो वो वजीर आजम पाकिस्तान थे, उनको घर जाना पड़ा था। हाँ जी, मिसाल आपके सामने है। इसी तरह इलेक्शन कमीशन जो है, ये वजीर दाखिला, वजीर दिफा और वजीर खजाना और वजीर आजम को सुप्रीम कोर्ट नोटिस कर सकती है कि हमने हुक्म दिया था और आपने क्यों नहीं इसकी कंप्लायंस कराई। आज तो इलेक्शन कमीशन ने सारा का सारा हुकूमत में डाल दिया है कि ये हुकूमत ना तो हमें जो है इलेक्शन के लिए पैसे दे रही है, ना जनाब हमें जो है फोर्स दे रही है, ना ही हमें अमला दे रही है। हमारी ये मजबूरियां हैं जिसकी वजह से हम इलेक्शन नहीं करा पा रहे। सुप्रीम कोर्ट का जो पहले हुक्म है उसमें मौजूद था, ये सारी डायरेक्शन थी कि ये सारी कंप्लाइंस करानी है आपने, लेकिन देखना ये, लेकिन जी वो हुक्म है कहाँ? जी मैं बता देता हूँ। मेरे भाई ने शायद, मेरे ख्याल में मेरे भाई शायद कानून से ज्यादा ही वाकिफ हैं। हर जज का दक्षशुदा एक ऑर्डर होता है। अभी जो 5 जजेस का है, मुझे फोन नंबर दे दें, मैं भी आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ दक्षशुदा आपको। मेरे भाई मैं अभी आपको उन 5 जजेस का दक्षशुदा ऑर्डर अभी व्हाट्सएप कर देता हूँ, आप मुझे नंबर दें अपना। ठीक है, अभी आप शो के बाद आपको नंबर दे देते हैं बाजवा साहब, आप उन व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आगे चलें, आप प्लीज कंटिन्यू करें अपनी बात। जी, इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, आज जो इलेक्शन कमीशन ने सारा बोझ डाल दिया है हुकूमत पे, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म की अमल दरामद कराना है। अगर उनके हुक्म की अमल दरामद नहीं हुई तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में यूसुफ गिलानी को सजा मिली और घर चला गया। और मैं समझता हूँ यही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, यही मैं जो मेरी राय है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन कमीशन से भी जान छुड़ा रही है और वफाकी हुकूमत से भी जान छुड़ा के इलेक्शन करवाना चाहती है, क्योंकि ये भीख मांगने पूरी दुनिया में फिर चुके हैं, इनको कोई कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा ये बताएं, एक मिनट साहब, ये बताएं कोई ऐसी लीगल प्रोविजन हो सकती है कि देखें छोड़ दें, पीटीआई का मुतालबा है या हुकूमत डटी हुई है या नून लीग का चलें कह लें कि जी मसला है, अगर हम ओवरऑल एस्थेटिकली बात करें, हमें लगता है, पता है कि जी इसमें अरबों रुपए का खर्चा आ जाना है अगर हमने 3 महीने के अंदर जो इलेक्शन वाला प्रोसीजर फॉलो किया, तो थोड़ी ही देर के बाद हमें दोबारा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और जनरल इलेक्शन में जाएंगे। तो आइन में ऐसी कोई प्रोविजन मौजूद है जिसके ऊपर बात हो कि यार इनको क्लब कर दें और क्लब करके अक्टूबर तक ना ले जाएं, इससे पहले कर लें, ऐसी कोई प्रोविजन निकलती है? देखिए, आइन बड़ा वाज़ेह है। देखिए, आइन ने इख्तियार दिया है वजीर आला को कि वो असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। अगर वो असेंबली डिसॉल्व करता है और तो फिर जो है उस पर तारीख देने के बारे में मामला था जो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया था कि अगर गवर्नर जो है असेंबली डिसॉल्व नहीं करेगा वजीर आला की एडवाइस पे, तो फिर सदर जो है उसकी तारीख देगा। अगर अगर गवर्नर जो है उसकी डिसॉल्व कर देता है तो फिर गवर्नर ने ही तारीख देनी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था सदर पाकिस्तान को भी और गवर्नर को भी, KPK को भी, उसने भी तारीख दे दी थी और सदर पाकिस्तान ने भी तारीख दे दी थी। अब इलेक्शन कमीशन के पास तो अख्तियार ही नहीं है नई तारीख देने का। जब ये असेंबली ही डिसॉल्व जो हुई है, इस पे अख्तियार ही सदर को था, सदर ने ही तारीख दी थी, सदर ही इसको चेंज कर सकता था, लेकिन सदर ने नहीं की। ये इलेक्शन कमीशन, एक मिनट चौधरी साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ जी, बात साहब कंटिन्यू करें। ये इलेक्शन कमीशन ने तारीख जो तब्दील की है, ये उसने आइन की धज्जियां बखेर कर रख दी है। यौम पाकिस्तान पर इन्होंने आइन का कीमा कर दिया है। ये समझते रहे ये शायद कीमा खाने वाली कौम है या बिरयानी खाने वाली कौम है, इसको इस तरह इस्तेमाल करो। ये फिर आप अक्टूबर को भी इलेक्शन नहीं होंगे। पॉइंट आ गया। 90 दिन का वादा किया था जनरल जियाउल हक ने, 90 दिन के वो याद है, पिछले दिनों चल रहा था खिताब उनका सोशल मीडिया पे। मेरे साथ रहे चॉइस साहब, फरमाएं क्या कहना चाह रहे थे आप? देखिए, आइन की दफा 218 भी मौजूद है जिसके तहत इलेक्शन कमीशन पाबंद है गैर जानिबदाराना, मुनसिफाना, आज़ादाना इंतखाब करवाने का, और उसके साथ साथ ईमानदारी की भी एक शर्त उसमें डाली गई हुई है। अगर उनके पास फोर्स ना हो, उनके पास पैसे ना हो, उनके पास अमला ना हो, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने पिछलों को उठा के कब्रों से निकाल के तो नहीं लेकर आएगा कि वो ला के इलेक्शन करा दे।
देनी मशीनरी तो हुकूमत ने है, और हुकूमत अच्छा साफ सर, भी अच्छा कह सर, रही है कि एक चीज़ फरमाएं, एक चीज़ फरमाएं। नहीं है, देखें आप अभी जो वैसे बात कर रहे नहीं हैं, दे सकते। देखिए मेरी अर्ज सुने, आप जो बात कर रहे हैं चौधरी साहब इस वक्त, वो आप बात कर रहे हैं पॉसिबिलिटीज़ की, रैशनैलिटी की, प्रैक्टिकलिटी की, जो चीज़ें ग्राउंड पे हैं उसकी। अब मैं अदर देन दैट बात करता हूँ कि लेट्स से फॉर इंस्टेंस ये तमाम तो चीज़ें अवेलेबल हों, पैसा भी हो, सिक्योरिटी भी हो, हालात भी हों, आपके ख्याल से तब होने चाहिए थे ये इलेक्शन 30 रोज़ के अंदर? एक सवाल, और दूसरा इसी में ऐड कर लें कि क्या जनरल इलेक्शन पहले नहीं हो जाना चाहिए था, जल्दी हो जाता सारा प्रोसेस? देखिए, जो 2017 की सेंसस है, मर्दमशुमारी 18 की, शायद 18 की 17 की, सॉरी, उस पर इमरान खान साहब ने साइन किए, सर मान उस लिया पे मरदमशुमारी अमेंडमेंट वाला भी आई। डाल दे कि जी वो भी ओके हो गया, आपकी मैं नहीं, ओवरऑल इन वो तमाम जब ये तक वो सारे होगा नुक्ते नहीं, पूरे हो जाएं तो क्या जल्दी होना चाहिए? ये मुल्की हालात जिस अगर डायरेक्शन में तमाम बढ़ रहे हैं। लवाजमात अगर तमाम आईनी लवाजमात पूरे हों तो इंतखाब हर सूरत होना चाहिए। तो हर सूरत में होना चाहिए। इंतखाब से इनराफ और नहीं किया जा इसकी रीज़न क्या देंगे आप, क्यों होने चाहिए? मैं जनरल इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, क्यों होने चाहिए जल्दी? इसलिए कि इंतखाब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, और पाकिस्तान का दस्तूर ये कहता है कि पाकिस्तान पर हुक्मरानी अल्लाह की है और उसके बाद अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की है, और पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों के अलावा कोई हुक्मरान नहीं हो सकता। यानी आप ना मार्शल ये भी आप कह रहे हैं कि जनरल इलेक्शन जल्दी हो जाने चाहिए अगर ये तमाम आईनी तकाजे पूरे हो जाएं? इलेक्शन तो अपने वक्त पे होने चाहिए, इसलिए कि आइन ने तय किया हुआ है कि आइन कौमी असेंबली की मुद्दत और सूबाई असेंबलियों की मुद्दत 5 साल है, और सूबाई असेंबली तोड़ दी गई तो वो तो ये तोड़ी का भी फैसला कर लिया जाए कि क्या वो तोड़ी गई अच्छा या चलें, अदर तोड़वाई दैन दैट गई। साहब ये फरमाएं, वो अदर दैन दैट जो इस वक्त जिस समत के अंदर हमारी हुकूमत बढ़ रही है या मुल्क को लेके बढ़ रही आगे, जो महंगाई से जुड़े मामलात हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हम पे मिसट्रस्ट है, हमारे बहुत सारे जो डोनर्स थे उनका हम पे मिसट्रस्ट है, तब भी आपको लगता है एक्सटर्नल फैक्टर सफिशेंट नहीं है? आपके ख्याल से तब भी हुकूमत को मुद्दत पूरी करनी चाहिए थी? बहुत अच्छे काम कर रही है हुकूमत। जब तक इंटरनली हुकूमत स्टेबल नहीं होगी, एक्सटर्नल मामला ठीक नहीं होंगे, और उस वक्त तक इंतखाब करा के मुल्क में इंतशार फैल जाएगा, और अगर इंतशार फैला मुल्क में तो फिर हुकूमत मजबूर होगी, जो भी हुकूमत तो होगी। बहुत सारे अभी लोग सर ये जो पॉइंट रेस करते हैं, फिक्रा पूरा कर लेने दीजिए जी जी प्लीज़, ताकि आपका सवाल पर ठीक आ जाए। जी जी, हुकूमत मजबूर होगी कि वो 232 को इन्वोक करे, और अगर 232 इन्वोक हुआ तो फिर 232 के तहत कौमी असेंबली की मुद्दत में 1 साल इजाफा हो जाएगा, अच्छा ये फरमाएं, और फिर इलेक्शन अगले साल अक्टूबर में चला जाएगा। ठीक है, अच्छा ये फरमाएं कि जो अभी इन्फ्लेशन के हालात हैं, जो IMF वाला मामला है, आपको लगता है कि ये जस्टिफाइड हैं सारी चीज़ें? लोग इसको यूं ही बर्दाश्त करते जाएं जब तक यूं ही मामला चलते, जो जिस तरह फरमा रहे उस तरह चलते रहें तो ठीक है? ये मामला एक दिन में खराब नहीं हुए, ये एक तवील अरसे से खराब होने शुरू हुए। इनके आगे बंद पहली दफा बांधने की कोशिश की जा रही है, जो अभी तक बांधा नहीं जा सका। जब तक ये बंद बांध कर इस पानी का रुख नहीं बदला जाएगा, या इस तूफान का, महंगाई के तूफान का रुख नहीं बदला जाएगा, तब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। मेरे साथ रहें बाजवा साहब, ये फरमाएं जिस तरह हमारे मोहतरम फरमा रहे हैं चौधरी साहब कि आइनी तकाजे अगर पूरे हो जाते हैं तो किसी को क्या इसमें मज़ायका हो सकता है? वक्त पे हो जाए इंतखाबात, अब आइनी तकाजे ही नहीं पूरे हो रहे तो किस तरह पहले इंतखाबात करा दें एक जमात की ज़िद के ऊपर? सर मैं गुजारिश करूंगा, जी, ये हुकूमत जो है ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, क्योंकि इनके पास अब मैंडेट नहीं रहा, ये अवाम में जा नहीं सकते, अवाम इनको जूते मारती है, चोर चोर कहती है, गली गली इनके नारे लगते हैं। दूसरी बात, 60 अरब के ये स्टूडेंट्स के लिए लैपटॉप तो दे सकते हैं, 30 अरब इलेक्शन के लिए इनके पास नहीं है। ये कर के रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? इस हवाले से तो रिमार्क्स भी पास हुए अदालत में। नहीं, ये मुल्क का कॉरपोरेशन तो नहीं है, ये किसी की बाप की जायदाद तो नहीं है जो बैठ जाए और ये इमरजेंसी भी लगा लेंगे। ये कैसी बातें कर रहे हैं चौधरी साहब? मेरी समझ से बालातार हैं। ये चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो, साल और एक्सटेंशन हो जाए, मुल्क तबाह बर्बाद हो जाए। इनके पास हुकूमत रहनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इनको, इनका और कोई मकसद नहीं है, इनको इख्तिदार चाहिए। क्या मुझे ये बताइए, सलाब आया किसी एक सियासतदान ने ऐलान किया कि मैं आधी जायदाद सलाबत खान को दे रहा हूं? किसी में इतनी तौफीक नहीं है। इमरान खान ने भी तो डैम फंड के अंदर अपना बनी गाला अदा नहीं दिया था, लोग तो ये भी कहते हैं।
ये देना चाहिए उसे भी। उसने तो बनी गाला दे दिया शौकत खानों को ऑलरेडी पहले से ही। देखिए, मैं कोई पीटीआई का वर्कर नहीं हूँ या ना ही उनका कोई नुमाइंदा हूँ। वो जाने, हुकूमत जाने, पीटीआई जाने, इनका काम जाने, हम तो न्यूट्रल बात करेंगे। मुल्क के अंदर इस वक्त सूरत हाल, आप सब्जी वाले के पास चले जाएं, फ्रूट वाले के पास चले जाएं, ग्रोसरी शॉप पे चले जाएं, उन सब के अपने अपने रेट हैं। हुकूमत तो हमें किसी जगह नजर नहीं आ रही। हालत ये है, इन हालात में अब फिर भी IMF आपको कैसे कर्जा दे देगा? वो तो अपनी हर शरायत मनवाएगा। ये लोग तो इस हद तक तैयार हो गए हैं कि आप अपना एटमी प्रोग्राम देने के लिए तैयार हो चुके हैं। माफी चाहूंगा इन लोगों को, सिर्फ अपने बच्चों की आल माल और खाल से गर्ज है और किसी से कोई गर्ज नहीं। ठीक है। अब ये अपना इलाज करवाने के लिए मुल्क से बाहर जाते हैं, बच्चे इनके मुल्क से बाहर पढ़ते हैं, और वो नून लीग वाले तो कहते हैं, जो उनके सरबराह है, कि मेरे भाई तो पाकिस्तानी नहीं है, मरियम कह रही है। मैं ऐसी अफसोस के साथ हुक्मरानी करने के लिए आप लोग यहाँ पाकिस्तान में आ जाते हो, बाकी कोई काम इलाज करवाने के लिए भी बाहर, तालीम के लिए बाहर, आपका पॉइंट आ गया, बाहर। आपका पॉइंट जो सब आ गया। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, हमें ज्वाइन किया था। अफजवा साहब ने अपने। अजीम चौधरी साहब, सर मेरा आपसे सवाल है, और ये सवाल बहुत सारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोटर, सपोर्टर, उनके नैरेटिव को फॉलो करने वाले, उनके हमदर्द पूछते हैं, और वो ये पूछते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब वापस पाकिस्तान क्यों नहीं आते, और उसमें वो ये भी ऐड करते हैं कि अगर उनकी जान को ख़तरा है इन टर्म्स ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, तो इस किस्म की दूरी से या इतना पाकिस्तान से बाहर रह के इलाज से बेहतर है कि यहाँ पे आएँ और आके चैलेंजेस, जो मेडिकल चैलेंजेस, उनको फेस कर लें। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, मुझे तो जवानी में हार्ट अटैक हुआ। अच्छा। मैंने AFIC से ऑपरेशन करवाया, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे बच्चे बैरून मुल्क पढ़े, वो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। 2 तो उनमें से वकील हैं, हाई कोर्ट पे प्रैक्टिस करते हैं लाहौर में। इसलिए आपको कानून का ज्यादा मुझे लगता है। मैं कानून का खुद भी तालिब इल्म हूँ। अच्छा। सीखना चाहता हूँ। ठीक है। मेरी गुजारिश ये है मियां नवाज शरीफ के हवाले से कि मियां नवाज शरीफ एक मुआहदे के तहत मुल्क से बाहर गए थे, जो हुकूमत ने खुद किया था, और हुकूमत ने मेडिकल रिपोर्ट्स को भी खुद फैसिलिटेट करवाया था और किया था। करेक्ट सर, ये सारी बातें सब जानते हैं, आना चाहिए कि नहीं ये बताएं आप। लोग तो अब वो कहते हैं ना, आज जो तरमीम हुई है, अगर ये सुप्रीम कोर्ट मतलब ये अगर अमली शक्ल इख्तियार कर गई, एक्ट बन गई, पास हो गया सेनेट से भी, तो फिर आज इसमें जो मोहसिन दावड़ की वो अमेंडमेंट थी, उसके नतीजे में मियां नवाज शरीफ को रिव्यू का हक मिल जाएगा, और जहांगीर तरीन को भी रिव्यू का हक मिल जाएगा, कुछ और लोगों को भी मिल जाएगा, कुछ 40-50 लोगों को। फिर मियां नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन मियां नवाज शरीफ को आके पहले अपने आप को अदालत के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। और आना चाहिए उनको, क्यों नहीं आना चाहिए? ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमें ज्वाइन किया था। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजीम चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया था। अब हमें प्रोग्राम में जो आसमा चौधरी साहिबा, वेलकम टू द शो आसमा साहिबा। आसमा साहिबा, ये फरमाएं, ये जो कुछ भी पार्लियामेंट में हो रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, अदालती रिफॉर्म्स की हमें ज़रूरत है, एक शख्स के पास तमाम इख्तियारात नहीं होने चाहिए, 3 लोग बैठ के किसी चीज़ को फैसला कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। क्या कहेंगे आप सुओ मोटो वाला जो आज मामला हुआ इस हवाले से? देखिए, सबसे पहले तो पार्लियामेंट के अंदर ये अगर बिल पास किया गया है तो सबसे बड़ी पार्टी PTI तो पार्लियामान के अंदर उस तरह से मौजूद नहीं है। तो देखिए, जो जमातें हैं और जो उनका इस वक्त हाल है वो तो अवाम के सामने है, तो अपनी मर्जी की कानून साजी की जा रही है। और सबसे बड़ी अहम बात जो लोग इस पे क्रिटिसाइज भी करें कि अगले आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा, उनका रास्ता एक तरह से कोशिश की जा रही है सुमोटो की पावर। थैंक यू, शुक्रिया आपका बहुत। अवामी मसले पर सुमोटो ना ले सके। बहरहाल ये तो अदलिया के हवाले से एक डिबेट है। अब देखना ये है कि देखिए, पाकिस्तान के आइन में ये वाज़े लिखा है कि अदालत के जो मामलात हैं उसके हवाले से कोई इस तरह के कवानीन भी नहीं बनाए जा सकते पार्लियामान के अंदर कि जो अदालत की जो उसकी इज्जत है या उसका मकाम है उस पर असरअंदाज होने की कोशिश करे। तो अदालत के पास इस तरह का इख्तियार भी होता है कि वो इन कवानीन को उड़ा के भी रख सकती है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का जायजा ले सकती है अदालत। तो अब तो देखना ये है कि अगर हुकूमत इसको बिल मंजूर हो जाता है, उसके बाद अगर ये एक्ट बन जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या करेगी, क्या उस पर कोई पिटीशन जाएगी या फिर कोई फुल बेंच बैठेगा या उस चीज़ को रिव्यू करेंगे क्या, या ये सुमोटो का इख्तियार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो तो एक बात की डिबेट है। लेकिन जो अभी
पार्लियामान के अंदर जो बिल पास किए गए और अपनी मर्जी की जो तरामीम की जा रही है, आर्टिकल 184(3) में जो अपील नजरसानी की जो अपील का हक है, वो एक अहम इसमें शिक नजर आ रही है, जो मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का रास्ता जो उसको हमवार करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल देखना ही होगा। देखिए पार्लियामान के अंदर हुकूमत ने मौजूदा जितनी भी है उसने पोजीशन बड़ी स्ट्रॉन्ग ले ली है, आप माने या माने या डिसएग्री करें इस बात से, वो डट गए हैं। वो कहते हैं ये अब देखी जाएगी। राणा सना साहब का भी एक बयान इस हवाले से मिलता जुलता मौजूद है, लगता नहीं आपको ऐसा ही है? सही है, अब बिल्कुल ऐसा ही है, डट तो गए हैं वो। देखिए डट गए हैं तो ये वही हुकूमत है। पहले ऐसे देखिए कवानीन क्यों नहीं बनाए जा सकते, नहीं सके ना। इससे पहले भी हम देखते हैं कि पार्लियामान के अंदर खड़े होकर कभी इस तरह से अदलिया के खिलाफ चढ़ाई नहीं की गई, चाहे माजी में 2013 में PMLN की हुकूमत रही, 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, हमने कभी इस तरह का आज बिलावल साहब बड़ा सख्त बोल रहे थे, नहीं देखा। फिरौन जैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। बिल्कुल देखिए बड़ा हैरान हुआ मैं। प्राइम मिनिस्टर को, गिलानी साहब को खड़े खड़े 1 मिनट की सजा देकर डिस्क्वालीफाई कर दिया। उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने ऐसी चढ़ाई नहीं की थी अदालत के ऊपर। तो देखिए कहीं से थपकी तो मिल रही है ना इन्हें, ये भी तो चीजें देखनी चाहिए हमें। थपकियां मिल रही हैं, मुकम्मल मिल रही हैं, बराबर मिल रही हैं आपके ख्याल से? बिल्कुल बराबर मिल रही है, और उनको कहा गया है कि आप डट जाएं, अपनी मर्जी की तरह मीम करें, अपनी मर्जी के। बिकॉज देखिए इस्टेब्लिशमेंट, माजरत के साथ, इस्टेब्लिशमेंट को भी यही सूट करता है कि सुप्रीम कोर्ट की जाने से कोई सो मोटो एक्शंस ना लिए जाएं। कोर्ट को भी आप जरा थोड़ा अंडर प्रेशर बनाने की कोशिश करें। कोर्ट की जानिब से अगर हम ऐसी कानून साजी कर देते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट के भी हाथ और पांव बांध दिए जाए। लेकिन इस हवाले से हमें देखना होगा जो बार्स हैं उनका रोल अब देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और लाहौर बार जो है उसकी हमने आज मुतफिका करारदादें देखी हैं, और वकला ने कहा है कि जो अदालत है और सुप्रीम कोर्ट है वो हमारी रेड लाइन है। उनके इज्जत के हवाले से कोई ऐसे कवानीन बनाए जाएंगे तो हम उसको नहीं मानेंगे। तो फिर देखना यह है कि क्या वकला की एक नई तहरीक इस हवाले से शुरू हो जाएगी, ये सुप्रीम कोर्ट इन यानी अभी सारे मामले ज़ाहिर है वकला का रिएक्शन आएगा, फिर मामला अपर हाउस में जाएगा, फिर सदर के पास जाएगा, यानी कि दिस इज एक्चुअली हेडिंग टुवर्ड्स अनदर लीगल कॉम्प्लिकेशन। ऐसा ही बिल्कुल लीगल कॉम्प्लिकेशंस तो इसमें आएगी, और इस पे नहीं हम एक एजुटेशन देखें। अभी तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं ना कि मुल्क में आप इलेक्शंस कराएं। अब अगले आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि अदालत बामुकाबला हुकूमत पाकिस्तान, ये दोनों चीजें भी हमें अब दिखाई देंगी। और एतजाज हसन की बड़ी अहम बात है कि वो यही कह रहे थे कि मैं पिछले 2 सालों से कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त 2 हिस्सों में बटी हुई है। तो अब देखना है कि जजेस भी आपस में यूनिटी रख पाएंगे या नहीं। मुझे तो वो 90s की सियासत का सीन याद आ रहा है कि मियां नवाज शरीफ को जब अदालत में उनका केस था और उस पर चढ़ाई कर दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, और जो चौधरी शजात की किताब से इक़्तिबास था कि कीमे वाले नान पंजाब हाउस में बांटे जा रहे थे लोगों के दरमियान। तो ये सारी चीजें भी देखिए रिकॉर्ड पे हैं, और आज भी जो कुछ किया जा रहा है, ऐसे कवानीन बनाए जा रहे हैं, ये चीजें भी रिकॉर्ड पे। ठीक है हुकूमत बड़ी डेयरिंग हो गई, बड़े जबरदस्त तरीके से वो अपनी ऐसे इकदाम करें, लेकिन हमें ये भी तो देखना है मेजॉरिटी पार्टी हाउस के अंदर मौजूद नहीं है। अगर ऐसे कवानीन बनाए जाते हैं, मेजॉरिटी पार्टी क्या कर रही है ऐसा? वैसे आसमा साहब आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि वो टीवी पे भी ज़्यादा नहीं आ पा रहे, और उसकी वजूहत आप जानती हैं, कुछ ऑफिशियल हैं कुछ अनऑफिशियल हैं, लेकिन उसके बावजूद जो पोल्स आ रहे हैं, सर्वेज आ रहे हैं, जो फुटेजेस आ रही हैं, लोग हैं उनके साथ और बहुत बड़ी तादाद में हैं, और वो लीड मार रहे हैं और बड़ी मैसिव मार रहे हैं। वाई? आप इमरान खान की बात जी 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 इमरान खान बिल्कुल देखिए, क्योंकि अगर इमरान खान की बात की जाती है तो उन्होंने खुद ही कोर्ट में कहा है कि मुझे तो केसेस में इतना उलझा दिया गया है कि मैं तो अपने हवाले से कोई फैसला भी नहीं कर सकता, मैं इलेक्शन कैंपेन में नहीं जा सकता, मैं खुल के जलसे नहीं कर सकता। देखिए उनको तो एक तरह से एक वो उसमें फंसा दिया गया ना, एक केस में जमानत है तो दूसरे से नाकाबिल जमानत वारंट जारी हो जाते हैं, तीसरे से वह उनको थोड़ी सी छूट मिलती है तो चौथा केस सामने आ जाता है। तो बहरहाल उनके हवाले से अगर आप देखिए सर्वेज आप उठा के देख लें, आज इलेक्शंस होते हैं तो कौन क्लीन स्वीप करेगा, कौन 2/3 से आएगा, और कितनी बड़ी मेजॉरिटी किसको मिलेगी। अगर हुकूमत में इतना दम हम है तो इलेक्शंस को आगे क्यों ले जाया जाए। आज भी देखिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा दिलचस्प सवाल किया कि ये 8 अक्टूबर ही क्यों डेट तय की गई, ये 8 अगस्त भी हो सकती थी, 8 सितंबर भी हो सकती थी। तो इसमें क्या मिथ है इस हवाले से। देखिए वो एक बड़ा मानी उन्होंने भी सवाल उठाया आज कोर्ट ने, और फिर उन्होंने ये सवाल भी उठाया, बड़े दिलचस्प 3 सवाल उन्होंने उठाए कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ
पाकिस्तान इनको मुलतवी कर सकता है या डेट को आगे ले जाया जा सकता है, और फिर निगरान हुकूमत का क्या वजूद होगा? ये 3 सवाल तो देखिए बड़े अहम है और इसका जवाब देना होगा। और अगर इमरान खान की बात की जाती है, उनकी पॉपुलैरिटी तो देखिए अवाम के अंदर मौजूद है, हुकूमत भी इससे इनकारी नहीं है, और इलेक्शन को जैसे तैसे आगे खींचने की जो है हुकूमत कोशिश करेगी, आखिरी हद तक कोशिश की जाएगी। बहरहाल बॉल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पास है और वो देखते हैं क्या वो नजरिया ज़रूरत के तहत फैसला करेंगे, सुप्रीम कोर्ट अपनी आज़ादी के तहत फैसला करेगी, या फिर पाकिस्तान की आवाम जो इस वक्त चाहती है उसको मद्देनजर रख के आइन और कानून के तहत जो है वो फैसले किए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आसमा चौधरी साहिबा, सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट हैं, लिए आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। हालात हाज़रा से आपको यूं ही आगाह रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।